फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। सो अगर आप रिकॉल कर पाओ, मैंने आपको स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के बारे में बताया था जब हमने सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ा था, तो उसमें इन दोनों टर्म्स को हमने डिफाइन किया था। सो स्पेसिफिक गुड्स मीन्स द गुड्स which are identified and agreed upon at the time of contract. So अगर A और B दो पार्टीज हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें वीट सप्लाई करना है, ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक आइटम हो गया कि हमें वीट सप्लाई करना है, इस टाइप का वीट सप्लाई करना है, तो इसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। अब असर्टेन गुड्स क्या है? असर्टेन गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। सो आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया, बट अभी आपने गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, आप उसको अभी करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट है अनअसर्टेन गुड्स का। अनअसर्टेन गुड्स कौन से होते हैं? जिनके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता, ठीक है, हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है, वोल्टास स्प्लिट एयर कंडीशनर। अगर ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वोल्टास स्प्लिट एयर कंडीशनर, और अगर हमें इसका प्रोडक्ट नंबर पता हो, दिस प्रोडक्ट नंबर ST098T6544321, सो एक स्पेसिफिक आइटम है, ये जो कोड है ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का एग्जांपल है। वाइल वोल्टास स्प्लिट एयर कंडीशनर इज अ अनसर्टेन गुड्स, क्योंकि अब वोल्टास के तो कई सारे एसी हो सकते हैं, हमें तो नहीं पता आप किस पर्टिकुलर एसी की बात कर रहे हो। समझ पाए? सर अगर हम वोल्टास स्प्लिट एसी भी बोल रहे हैं तो फिर वो असर्टेन गुड्स में नहीं आएगा? देखो, वोल्टास स्प्लिट एसी जो है उसके कई सारे टाइप हो सकते हैं। चलो इस एग्जांपल को हम रीफ्रेज करते हैं, भूल जाओ इसको, मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ। ठीक है, ए और बी दो पार्टीज हैं और इनके बीच डीलिंग होती है टू सप्लाई अ कार विच इज ऑल्टो, ठीक है। अब ये जो ऑल्टो कार है, और कोई दूसरी कार तो ऑल्टो नहीं हो सकती, एक ही मॉडल है ना ऑल्टो का। यस सर। ठीक है, तो इसको हम स्पेसिफिक मान सकते हैं, या एक एक स्टेप और आगे चलते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि मैं आपको ऑल्टो कार सेल करूंगा जिसका नंबर ये है। मैं फिर से इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको कहा दैट आई एम गोइंग टू सेल यू अ कार विच इज ऑल्टो बियरिंग दिस नंबर, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक, ठीक है। मैं कहता हूं कि मैं आपको एक कार सेल करूंगा जिसका मॉडल ऑल्टो है, ठीक है। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम एक ऑल्टो कार सेल करेंगे, ठीक है। इसका मॉडल मुझे पता है, बट मुझे नहीं पता कि कौन सी कार, किस नंबर की कार। ऑल्टो तो कई सारी गाड़ी हो सकती हैं, समझ पाए? यस सर। तो ये हो गया असर्टेन्ड। हमें पता है कि ऑल्टो गाड़ी बेची जानी है,
ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं एक कार बेचूंगा आपको, तो अब ये कौन सी कार है हमें तो नहीं पता, तो ये आपका हो गया अनसर्टेन। समझ गए? यस सर। सर अगर यही सेम एग्जांपल में अगर हम खाली ये कहते हैं अ कार ऑफ मारुति सुजुकी, तो भी वो अनसर्टेन होती ना? हाँ, तो भी अनसर्टेन होता, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सा मॉडल, कौन से नंबर की कार। ठीक है। यस। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर दिया दैट आप ये पर्टिकुलर गुड सेल करने वाले हो, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। सेकेंडली, आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि मॉडल मतलब गाड़ी का नंबर क्या है, बट हमें पता है कि हम ये मॉडल बेचेंगे आने वाले टाइम में, तो इसको हम असर्टेन मान लेते हैं कि हमें पता है कि क्या बेचा जाना है। ठीक है, ऑल्टो बेचा जाना है, ये हमें पता है। ठीक है, इसी का हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अनसर्टेन के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं क्या ट्रांजैक्शन होने वाली है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। बाकी अब इसमें हम आगे केसेस देखेंगे ना, तो आपको और क्लेरिफाई होता जाएगा ये। तो ये तो मीनिंग की बात हो गई। अब हम आते हैं रूल्स पे। रूल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी when intention of the parties can be ascertained। याद रखिएगा, इन बोथ केसेस, अभी हम कौन सा पॉइंट डिस्कस करें? पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। तो इसको ना हम दो पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, या आप कह सकते हैं दो डिफरेंट सिचुएशन पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कैन बी ascertained। ठीक है, इसको समझिए। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज को हम किस केस में असर्टेन मान सकते हैं? अगेन इसमें 3 सब पॉइंट है। फर्स्ट, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, conduct of the parties, and the third is circumstances of the case। so terms of the contract क्या है, इसको समझते हैं। The parties may intend to transfer the property immediately at the time of formation of contract or at the time of delivery of goods to the buyer or at the time of payment for the goods is made। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, रुकिएगा एक सेकेंड। देखो, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब अलग अलग सिचुएशन देखते जाना। सिचुएशन 1 हमारे पास है, टर्म्स मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और कॉन्ट्रैक्ट में ही आपने मेंशन कर दिया कि आप जो गुड्स की प्रॉपर्टी है वो कब ट्रांसफ़र करेंगे। लेट से आपने ये मेंशन कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा सिचुएशन 1। ठीक है, और अगर आपने मेंशन किया हुआ है तो जैसे ही एग्रीमेंट होगा एट दैट टाइम प्रॉपर्टी विल पास टू बी। समझ पाए? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन किया है कि इस पर्टिकुलर डेट को प्रॉपर्टी पास हो जाएगी, जैसे ही पेमेंट मिलेगा हम प्रॉपर्टी पास कर देंगे, तो क्या होगा? जैसे ही पेमेंट हुआ ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी
पास हो गई। समझ पाए? यस सर। यस सर। सेकेंड केस देखिए क्या है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो फर्स्ट केस में तो हमने ये कहा कि टर्म्स के अकॉर्डिंगली हम मानेंगे कि कब ट्रांसफर हुआ। सेकेंड हम कह रहे हैं कंडक्ट के अकॉर्डिंगली। अब कंडक्ट में क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सिचुएशन 2 मान लो इसको। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए जैसे जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये कहा कि जैसे ही गुड्स जो हैं वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएंगे, या एक पर्सन, ये जो ए है, ये डिलीवरी देने बी के पास चला जाए, तो उस केस में भी हम ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो जब पार्टी के एक्ट से या पार्टी के किसी आप ये कह सकते हैं एक्शन से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो तो उसको हम केस 1 में रखते हैं। समझ पा रहे हो सिचुएशन? जैसे मान लीजिए ये केस है, इस केस में देखिए क्या है, देयर वाज अ सेल ऑफ जीप ऑफ फॉर ₹10,000 out of which 2,000 was paid by the buyer immediately and the balance 8,000 was to be paid at the time of registration of the vehicle. It was agreed that the property in vehicle would pass to the buyer after payment of the entire price. ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स के बेसिस पे ट्रांसफर हो रहा है आपका प्रॉपर्टी। आपने एक टर्म मेंशन किया ना कि जैसे ही पेमेंट हो जाएगा हम ट्रांसफर कर देंगे। बताइए। यस सर। अब मान लीजिए पेमेंट से पहले जो प्रॉपर्टी थी, जो जीप थी, वो सपोज करो उसका एक्सीडेंट हो जाए, हु विल बी लाइबल? सर सेलर। सेलर। क्यों? क्योंकि हमने क्या टर्म रखा था, प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगा, टाइटल तभी ट्रांसफर होगा जब पेमेंट होगा। समझ पाए? तो ये आपको याद रखना है कि अगर गुड्स असर्टेनेबल हैं आपके, ठीक है, और पार्टीज की इंटेंशन भी असर्टेन की जा सकती है, तो उस केस में हम टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेंगे। सेकेंड, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि एक पार्टी गुड्स को डिलीवरी के लिए लेके चली जाए, तो उसको भी हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मान सकते हैं। एंड थर्ड इज सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। तो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करेगा दैट वेदर प्रॉपर्टी हैज़ ट्रांसफर्ड और नॉट। बट मेन यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा वो टर्म्स है। आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म मेंशन किया उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे दैट वेदर प्रॉपर्टी हैज़ ट्रांसफर्ड और नॉट। ठीक है, और जनरली कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन की जाती है कि किस पॉइंट पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। जैसे ये एग्जांपल था जिसमें हमने कहा कि जैसे ही पेमेंट होगा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। बताइए, क्लियर हुआ ये पॉइंट? सर जैसे हमने पहले डिफरेंस किया था जिसमें हम कह रहे थे कि अगर डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते तो कौन लायबल होगा, तो उसमें हमें ये चीज पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि वो डिपेंड करेगा टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ, ये भी आप लिखेंगे। ओके सर। अगर आपका टर्म जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें आपने मेंशन किया हुआ है कि डिलीवरी से पहले की लायबिलिटी सेलर की है, तो वो सेलर की ही मानी जाएगी। ठीक है, हमने जो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट कंप्लीट कर दो। जब हम सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था
कि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है, ठीक है, वैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। यही पढ़ा था हमने। लेकिन मान लो कोई एग्रीमेंट टू सेल हो, तो उस केस में क्या होगा? तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये अप्लाई हो रहा है। समझ पाए? यस सर। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब इंटेंशन ऑफ द पार्टी क्लियर हो, ठीक है, जब इंटेंशन हो पार्टीज की कि हमें प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है और ये इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन हो, तो हम ये मान लेंगे कि प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसफर हो गई उस पर्टिकुलर इवेंट के हैपनिंग पे या किसी पर्टिकुलर एक्शन के हैपनिंग पे, ठीक है। अब जैसे ये केस है, इसको भी समझते हैं। एन ऑक्शनर नॉक्ड डाउन अ वैन टू द हाईएस्ट बिडर बी, a fraudulent person who said his name was King. Before allowing him to take away the vehicle in return for a check, A made him sign a document which stated that the property was not passed until the check was paid. अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन रखी गई ट्रांसफर करने से पहले, कि जब तक चेक क्लियर नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। अब आगे पढ़ते हैं। द चेक वॉज डिसऑनर्ड बट इन द मीन टाइम द व्हीकल हैड बीन सोल्ड बाय बी टू सी, हु इन टर्न सोल्ड इट टू डी, द डिफेंडेंट। द ऑक्शनर filed a suit against D for the return of the vehicle. It was held that the action failed, there being no mistake as to the identity of the contracting parties when the sale took place. The property in the van passed to King on the fall of the hammer. The intention of the parties as expressed in the document was too late to prevent the property from passing. अब ये केस थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है। इस केस में क्या होगा, जब हम बिड की बात करते हैं ना, तो बिड के केस में जैसे ही आप जो बिड करने वाला पर्सन होता है, जैसे मान लीजिए इस केस में बी था, बी ने एक बिड लगाई और जैसे ही हैमर फॉल हुआ वैसे ही क्या माना जाएगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्यों हम ऐसा मान रहे हैं? देखो, आपने जब ये बिड रखा, आपने जब पब्लिक को ऑफर दिया, तो उस ऑफर में कहीं ये मेंशन नहीं था दैट प्रॉपर्टी विल बी पास्ड ओनली आफ्टर चेक इज क्लियर्ड। पहले से ऐसा कुछ नहीं था। आपने ये जो कंडीशन है ये बाद में डाली है। समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। तो इसलिए ये कंडीशन वैलिड नहीं है। आपके बुक में ना एक लाइन लिखा है, ये देखो, subsequent specification of the intention will have no effect. कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, once the contract is done, इसके बाद अगर आप कोई टर्म इंसर्ट करेंगे तो ये टर्म इनवैलिड मानी जाएगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट को समझो। यहाँ पे जैसे ही बी ने ऑफर दिया कि मैं इस कार को परचेज करना चाहता हूँ इस प्राइस पे, और हैमर फॉल हुआ, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। समझ पाए? तो उसके बाद आप इसमें टर्म्स ऐड नहीं कर सकते। तो ये है केस, एक अपोजिट केस आप कह सकते हो, ठीक है, एक्सेप्शनल केस भी आप कह सकते। हाँ जी सर, तो फिर बिडिंग के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई टर्म्स नहीं ऐड कर सकते हैं? आप जब कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप बिड के लिए जो ऑफर दे रहे हो ना, उस ऑफर में आप मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो ऑफर दिया गया ऑप्शनल के द्वारा, अगर वो उसमें मेंशन कर देता
कि हम सेल को तभी कंप्लीट मानेंगे जब चेक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, या फाइनल पेमेंट हो जाएगी, तब वो वैलिड टर्म होता। ओके सर। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या सीखा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक आपको लग सकता है। फर्स्ट पॉइंट पे आपको याद रखना है वेयर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वर असर्टेनेबल, जहां पे हमें पता था कि पार्टीज क्या चाहती हैं। और पार्टीज क्या चाहती हैं ये कैसे पता चल सकता है आपको, या तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से या उनके एक्शन से। समझ पाए? यस सर। अब सेकंड केस क्या होगा, when the intention of the parties cannot be ascertained, जब हमें पार्टीज के इंटेंशन का पता ही ना हो तो क्या करेंगे, या दूसरे शब्दों में जब आपको टर्म्स का कुछ पता ही ना हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कुछ लिखा ही नहीं, उस केस में क्या होगा। तो वहां पे ये सेकंड पॉइंट अप्लाई होगा। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। If the contract contains an express provision as to when property is to pass, the matter gets settled as in point 1 and property passes as per the contract। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में समझ लिया। But what if the contract is silent on this point and the intention of the parties cannot be ascertained from their conduct or circumstances of the case? तो इस केस में क्या होगा, हम कब मानेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, वन बाय वन इसको समझिए। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है, दूसरे वर्ड्स में कहूं मैं, व्हेन गुड्स आर रेडी टू बी डिलीवर्ड। अब इस पॉइंट को हम कैसे समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपने कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं किया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो दोनों पार्टीज को नहीं पता कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एंड गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, विल एज्यूम दैट एज सून एज गुड्स आर ब्रॉट इनटू द डिलीवरेबल स्टेट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। समझ पाए? सर ये सारे केसेस एग्रीमेंट टू सेल के है ना? मिक्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के भी हैं। देखिए इस पॉइंट को आप फिर से समझिए। हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में नहीं लिखा कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, ठीक है, और आपकी जो गुड्स हैं वो रेडी है डिलीवरी के लिए, तो हम क्या मान लेंगे, हम ये मानेंगे कि प्रॉपर्टी जो है वो बायर के पास चली गई एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है व्हेन योर कॉन्ट्रैक्ट वाज अनकंडीशनल। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन नहीं था और आपके गुड्स रेडी है डिलीवरी के लिए, तो हम ये मान लेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई। इसका एग्जांपल देखो, A buys a particular chair for ₹5,000 and pays the price to the seller, promising to take the delivery the next day. A fire breaks out in the shop and the chair is destroyed. अब क्या हुआ इस केस में, although he has promised to receive the goods next day, but क्योंकि चेयर ऑलरेडी अवेलेबल है डिलीवरी के लिए, तो किसका लॉस होगा, बायर का। समझ पाए? यस सर।
second point, when goods have to be put in a deliverable state. अब यहाँ पे क्या है, आपके गुड्स जो हैं वो रेडी नहीं है, अभी उसको हमें डिलीवरी वाले स्टेट में लाना है। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा कुछ टाइप्स के गुड्स के केस में होता है, जब आपको पैकेजिंग करनी होती है, या जब आपको शॉर्टिंग करनी होती है गुड्स की, या आप कह सकते हैं जब आपको वेट करना होता है गुड्स का, मेजरमेंट करना होता है। तो इस टाइप के जो गुड्स होते हैं वो रेडी नहीं होते, उनको हमें रेडी पोजीशन में लाना होता है, डिलीवरेबल स्टेट में लाना होता है। ठीक है, सो इफ द गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट and the seller is required to do something to put the goods in deliverable state, the property in the goods will transfer only after such action is taken. मान लीजिए आपको अभी गुड्स का वेट चेक करना है, मेजरमेंट करना है, so until unless you measure the goods are not in deliverable state. समझ पा रहे हो? यस सर। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? जैसे मान लीजिए ए है, ये बी के पास जाता है, बी से ये कहता है कि मुझे 1000 kgs राइस चाहिए। ठीक है, 1 kg के लॉट में चाहिए। अब बी के पास गोडाउन में ये राइस अवेलेबल है, बट ये डिलीवरेबल स्टेट में क्यों नहीं है? क्योंकि 1 kg की पैकिंग नहीं है। ठीक है, अभी पैकिंग से पहले अगर ये राइस डिस्ट्रॉय हो जाए तो किसका लॉस होगा? बी का। ठीक है, और मान लो इसने नेक्स्ट डे 1 kg के पैकेट्स बना दिए और ए अभी लेने नहीं आया और ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो किसका लॉस है? ए। समझ पाए? जैसे ही आप ये पैकेट बनाओगे ना, गुड्स कौन से पोजीशन में आ गए? डिलीवरेबल स्टेट, दे वर रेडी टू बी डिलीवर्ड। समझ पा रहे हो ना? बड़ा थिन लाइन है डिफरेंस का। सर डिलीवरेबल में आते ही उसका टाइटल तुरंत पास हो जाएगा? हाँ, डिलीवरेबल में आते ही टाइटल पास हो जाएगा, बिल्कुल। तो सर इस वजह से बायर को लॉस होगा? हाँ, बायर को लॉस होगा। ओके। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक्शन किसका मैटर करता है? सेलर का। अगर सेलर ने कुछ करने के लिए प्रॉमिस किया है तो जब तक वो एक्ट परफॉर्म नहीं करेगा, गुड्स वुड रिमेन इन undeliverable state. As soon as he performs such action or act, goods will be converted into deliverable state. यहाँ पे सेलर के एक्शन की हम बात कर रहे हैं, बायर का एक्शन कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा पोजीशन को। इसका भी अभी मैं आपको एक केस बताऊंगा। इसके रिगार्डिंग एक लाइन रिटन है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने आपको बी पॉइंट बताया ना, इसी में मैंने आपको एक तरीके से सी का भी पार्ट एक्सप्लेन कर दिया। ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। बी में हमने बात की है सर्टेन एक्शंस की, ठीक है, लाइक पैकिंग, फिलिंग कंटेनर्स एक्सेट्रा। वेइंग एंड मेजरिंग को इन्होंने थर्ड पॉइंट में रखा है। व्हेन द गुड्स हैव टू बी मेजर्ड, तो इसको इन्होंने थर्ड पॉइंट में रखा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको दोनों पॉइंट्स एक साथ बता दिए। पैकेजिंग को बी में रखना है हमें और मेजरमेंट को सी में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो सेम सिचुएशन ही है। जब तक आप गुड्स को मेजर नहीं करोगे
आप उसको डिलीवरेबल स्टेट में नहीं ला सकते। यहाँ पे भी हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक राइस मिल है, इनके पास गोडाउन में बहुत सारा राइस है और इनके पास एक ऑर्डर आया 1000 kg राइस का। लास्ट वाला एग्जांपल पैकिंग का था, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी जो 1000 kg राइस का जो इनके पास ऑर्डर आया, जैसे ही ये अपने गोडाउन में 1000 kg राइस को मेजर कर देंगे और एक तरफ रख देंगे, गुड्स किस स्टेट में आ गए? डिलीवरेबल। समझ पा रहे हो? यस सर। दोनों चीजें अलग अलग है। एक में मैंने क्या कहा था कि मुझे 1 kg का पैकेट चाहिए, तो जैसे ही आप पैकेट्स बना दोगे, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे 1000 kg राइस चाहिए, तो जैसे ही आप मेजर करके रख देंगे अपने गोडाउन में एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे, वैसे ही वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे। फिर सर अगर वो मेजर्ड है बट सर अभी भी पैक्ड नहीं है, तब सर फिर उसे मानेंगे डिलीवरेबल कंडीशन में? अगर पैकिंग का पॉइंट कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, तो यस पैकिंग होनी चाहिए। अगर पैकिंग की बात नहीं थी, सिंपल बायर ने कहा है कि मुझे 1000 kg राइस चाहिए, तो जैसे ही वो 1000 kg राइस अलग हो जाएगा, वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगा। ओके सर। मैं आपको एक केस से बताता हूँ। ये जो मैं पहले पॉइंट बता रहा था, इसको समझ लीजिए, फिर मैं दोनों चीज़ों को दोबारा बता दूंगा। If the seller has done what he is required to do under the contract, the property passes to the buyer, even if the buyer has to do something for his own satisfaction. तो अगर सेलर अपना पार्ट परफॉर्म कर दे तो क्या होगा? गुड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, चाहे बायर को अभी कुछ करना है और उसने नहीं किया तो भी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वही केस लो, लेट्स से ए ने बी को कहा कि मुझे 100 पैकेट्स चाहिए 5 kg राइस के। ठीक है, ये हम सिचुएशन 1 की बात कर रहे हैं, पैकेजिंग वाले सिचुएशन की। लेट्स से बी ने ये पैकेट्स बना दिए। ए ने बोला हुआ है कि मैं एक ट्रक लेके आऊँगा, जिस ट्रक पे मैं इसको लोड करके ले जाऊंगा। ठीक है, अब क्या हुआ? बी ने पैकेट्स बना दिए, गुड्स आर नाउ इन डिलीवरेबल स्टेट। अब ए ट्रक लेके आए या ना आए ये इररिलेवेंट है। ठीक है, हमारे लिए किसका एक्शन इंपॉर्टेंट है? सेलर का, और सेलर ने अपना काम कर दिया। समझ पाए? यस सर। सिचुएशन 2, ए ने बी को ऑर्डर दिया टू परचेज 1000 kg राइस। ठीक है, और बी ने ये कहा दैट आई कम विद द सैक या कंटेनर। ठीक है, और इसमें मैं 5 kgs ईच कंटेनर में राइस रखूंगा और तब इसको लेके जाऊंगा। अब ये सिचुएशन देखिए, बी का क्या लाइबिलिटी है यहाँ पे? सिंपल 1000 kg राइस को मेजर कर देना। और ए ने क्या कहा है कि मैं बोरी लेके आऊंगा या कंटेनर लेके आऊंगा, उसमें 5 kg राइस एक बोरी या एक कंटेनर में फिल करूंगा, देन लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे बी का क्या एक्ट है जो इसे परफॉर्म करना है? मेजरमेंट का। और ए के लिए क्या एक्ट है? The act of filling the rice into container। समझ पा रहे हो सिचुएशन? अरे सेकंड केस में जैसे ही बी ने मेजरमेंट कर दी तो वो ए के पास चला गया ना प्रॉपर्टी। हाँ, अब इस सिचुएशन में क्या होगा? सपोज करो ये बी ने 1000 kg राइस अलग रख दिए और अभी ए आया नहीं है और ये राइस डिस्ट्रॉय हो जाए, तो किसकी लायबिलिटी रहेगी?
सर एक ही। एक ही। ए प्लीड नहीं कर सकता कोर्ट में जाके कि अभी तो मैंने कंटेनर में राइस को भरा ही नहीं था, या मैंने बोरियों में राइस को भरा ही नहीं था। ए कोर्ट में जाके ये क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो एक्शन है, द एक्ट ऑफ फिलिंग द कंटेनर विद द राइस इज लाइंग विद मिस्टर ए, ये ए का काम था। ठीक है, और हमें बायर के एक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे लिए किसका एक्ट इंपॉर्टेंट है? सेलर का। समझ पाए? यस सर। बट जब ये कह रहा है कि मैं सैक में भरूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब टर्म्स नहीं बन गई कॉन्ट्रैक्ट की? देखो, डिलीवरी से रिलेटेड जब भी आप टर्म्स को फॉलो करेंगे तो आप सेलर के एक्शंस को ही चेक करेंगे। बायर क्या कंडीशन रख रहा है वो एक अलग चीज़ है। हम यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पास हुई या नहीं हुई। ठीक है, ए ने जो भी टर्म रखा है ये एक अलग चीज़ है, वो तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाएगा, वो अलग चीज़ है। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और जब भी सेल्स की बात की जाती है, सेल ऑफ गुड्स की बात की जाती है, तो प्रॉपर्टी एक तो इमीडिएटली पास हो जाती है कुछ केसेस में, वेयर द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, और अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, उस पर कुछ काम किया जाना बाकी है, लाइक पैकेजिंग, मेजरमेंट एक्सेट्रा, तो जैसे ही पैकेजिंग हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा, वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे, एंड एज सुन एज गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बायर उसको लेने आया या नहीं आया वो मैटर नहीं करता। ठीक है, यस सर। तो इन सिचुएशंस को याद रखना। ये केस है आपका जो मैंने बताया, उसी से मिलता जुलता ये एक्चुअल केस है। A sold B a certain quantity of fire clay at a certain price per ton. It was agreed that the buyer himself had to load the clay on his own cars and take it to the weighing machine to ascertain the weight. It was held that A could recover the price since property in the clay passed to B even though the clay was never weighed. तो अगर कोई लाइबिलिटी बायर के ऊपर है, कोई एक्ट बायर को परफॉर्म करना है, तो वो एक्ट किसी भी तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इवन इफ द बायर फेल्स टू लोड द आइटम ऑन हिज कार एंड फेल टू असर्टेन द वेट, जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो जाएगी। समझ पाए? जैसा हमने लास्ट केस में देखा था। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो ये टर्म आपने एफए में भी पढ़ा है आप सबने। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस याद है? यस सर। तो जो एफए में टर्म है वही है यहाँ पे। जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं अप्रूवल बेसिस पे, तो जब तक बायर अपना असेंट ना दे, बायर अपनी एक्सेप्टेंस ना दे, तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इसके दो केसेस हैं, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 क्या है? When the person to whom the goods are sent either accepts or does an act which implies adopting the transaction. तो अगर आपने किसी को गुड्स डिलीवर किया, वो उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा?
ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। समझ गए? अब मान लो उसने एक्सप्रेसिवली एक्सेप्ट नहीं किया, बट उसके किसी एक्शन से इम्प्लाइड है एक्सेप्टेंस, जैसे उसने उसको यूज कर लिया या रीसेल कर दिया, तो ये क्या हो गया? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। तो मान लीजिए ये ए है, इसने बी को कुछ सेंड किया, बी इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। बी ने ए को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, बट इसने आगे सी को सेल कर दिया, तो ये क्या केस हो जाएगा? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का। सो एज सुन एज बी ने सी को सेल किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। ठीक है? आगे देखिए, थर्ड पॉइंट, when the person to whom goods are sent retains the goods without signifying his approval or giving notice of rejection beyond the time fixed for the return। तो सपोज करो जो फर्स्ट केस था, ए ने बी को गुड्स तो भेज दिए, बी ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, नीदर एक्सप्रेस नोर इम्प्लाइड। ना तो उसने रिटर्न एक्सेप्टेंस दिया, ना ही उस गुड्स को उसने किसी को आगे सेल किया, अपने पास वो होल्ड करके बैठा हुआ है। तो उस केस में एक्ट क्या कहता है? तो एक्ट कहता है कि अगर कोई पर्सन गुड्स को रिटेन करे एंड विच रिटेंशन इज बियॉन्ड द फिक्स टाइम, इसको हम रीजनेबल टाइम बोल सकते हैं, तो सच रिटेंशन विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। समझ पा रहे हो? यस सर। जैसे इसी केस में मान लीजिए इसने इसको 1000 kg कोई आइटम भेजा, ठीक है, बी ने जवाब नहीं दिया ए को और ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो कौन लाइबल होगा? बी। बी विल हैव टू पे द प्राइस टू ए बिकॉज उसने कम्युनिकेट नहीं किया एक्सेप्टेंस, ना एक्सेप्टेंस ना रिजेक्शन। और अगर आप किसी चीज को होल्ड करो तो होल्डिंग ऑल्सो अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस इफ दैट होल्डिंग इज फॉर मोर देन अ फिक्स टाइम और अ रीजनेबल टाइम। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड जो हमारा केस है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन एंड फ्यूचर गुड्स। अभी तक जो हमने केसेस डिस्कस किए वो केसेस थे असर्टेन्ड गुड्स के, जब गुड्स आपके स्पेसिफिक हो या असर्टेन्ड हो, जब आपको पता हो कि हमें किस चीज में डील करना है। लेकिन ऐसा सिचुएशन भी तो आ सकता है जब आपको गुड्स के बारे में पता ही नहीं हो कि आप क्या सेल या परचेज करने वाले हो। So uncertain goods are those goods which are not identified and agreed upon the time contract of sale is made। So यहाँ पे हम एक तरीके से फ्यूचर गुड्स की बात करते हैं जो फ्यूचर में अराइज होंगे, अभी नहीं है हमारे पास वो। तो इसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं? फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी डजंट पास unless and until goods are ascertained। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी को कहता है कि मैं आपको एक कार सेल करूंगा आज से 2 महीने बाद। अब ये कार कौन सी है हमें तो नहीं पता, ठीक है। लेट्स से ए के पास कई सारी गाड़ियां थी और वो गाड़ियां सब जल जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या वो बी से क्लेम कर सकता है प्राइस? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब तक आप एग्जैक्टली नहीं बताओगे कौन सी कार आप सेल करने वाले थे,
प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। समझ पाए? सो ascertainment of goods is a prior condition, it is a precedent condition to transfer of property। जैसे ये सेम केस आप यहाँ पे देख सकते हैं, A agree to sell B 100 quintals of rice out of larger quantity of rice lying in his granary। A receives the price and gives B a delivery order, but the goods are not ascertained yet। आपके पास जो राइस का गोडाउन है उसमें से आपने बताया नहीं किस टाइप के राइस आप सेल करने वाले हो, या आपने अभी यूनिट्स को अलग नहीं किया। इन सच केस द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैनॉट पास टू बी। अब ऐसे केस में अगर गोडाउन में आग लग जाए तो आप ये 100 kg के लिए क्लेम नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? बताइए। क्लियर है सबको पॉइंट ये? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए ने बी को एक ऑर्डर दिया 100 क्विंटल्स राइस का, ठीक है। बी के पास गोडाउन में लैक्स ऑफ क्विंटल राइस है, ठीक है। बी प्रॉमिस कर देता है ए को दैट आई विल सेल यू 100 क्विंटल ऑफ राइस, लेकिन बी स्पेसिफाई नहीं करता कि किस क्वालिटी के राइस वो सेल करेगा या कौन से लॉट का राइस सेल करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा स्टॉक है, ठीक है। अब मान लीजिए इस केस में इस पूरे के पूरा स्टॉक जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या बी ए से प्राइस क्लेम कर सकता है? नो सर, नहीं कर सकता ना। रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन, गुड्स आर नॉट आइडेंटिफाइड। आप कौन सा लॉट सेल करने वाले थे ये हमें नहीं पता, ठीक है। दूसरे पॉइंट, दूसरे तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं, डिलीवरेबल वाला पॉइंट याद करो। क्या यहाँ पे डिलीवरेबल थे गुड्स? नहीं नो थे, सर। ठीक है ना। तो जहाँ भी गुड्स हमारे अभी अनअसर्टेन्ड हो, हमें पता ही नहीं कि कौन से गुड्स की बात की जा रही है, किस पर्टिकुलर लॉट की बात की जा रही है, तब तक हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी सर, तो सर ये फिर एग्रीमेंट टू सेल में आएगा ना? सर क्योंकि टर्म्स क्लियर नहीं है तो सर कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाता। हाँ, तो सर दिस इज एग्रीमेंट टू सेल ही है ये, क्योंकि Okay. एग्रीमेंट टू सेल में ही तो आप एग्री करते हैं ना फ्यूचर में सेल करने के लिए। यस सर। तो ये सारे केसेस एग्रीमेंट टू सेल के हैं। सेकेंड पॉइंट, द प्रॉपर्टी पासेज व्हेन गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड, ठीक है। अब इस सेकेंड पॉइंट में क्या बात कही गई, सेम केस ले लो ए और बी वाला। ए ने बी को ऑर्डर दिया 100 क्विंटल्स राइस का, इसके पास 1 लाख क्विंटल राइस है, ठीक है। ये 1000 क्विंटल राइस है। अब यहाँ पे डिलीवरेबल स्टेट पे कब आएंगे गुड्स, कोई बता सकता है? सर अगर 100 क्विंटल्स को अलग कर दे? यस, जब ये इन 100 क्विंटल्स गुड्स को अलग कर देगा तो ये डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे। अब ये जो प्रोसेस होता है ना अलग करना, इसी को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन ये जो टर्म है यहाँ पे, इसमें यही सब चीज़ें आती हैं, जैसे शॉर्टिंग हो गया, मेजरमेंट हो गया, ठीक है। यही एप्रोप्रिएशन में आता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग दिखाऊं, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिलेक्शन,
setting apart, weighing, measuring, counting or any other act by mutual consent. ठीक है, तो जैसे ही ये पर्सन इस 1 लाख क्विंटल के लॉट से 100 क्विंटल्स को सेपरेट कर देगा, इसने क्या कर दिया, एप्रोप्रिएशन, एंड दिस एप्रोप्रिएशन लीड्स टू द डिलीवरेबल स्टेट ऑफ गुड्स। और जैसे ही डिलीवरेबल स्टेट में आ गए तो क्या होगा, ट्रांसफर। समझ गए? यस सर। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज डन। अब कुछ पॉइंट्स गिवन है, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एप्रोप्रिएशन। क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब हम एप्रोप्रिएशन को वैलिड मानेंगे। द एप्रोप्रिएशन मस्ट बी ऑफ द गुड्स आंसरिंग द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। आप उन्हीं गुड्स की शॉर्टिंग करोगे ना जो आपसे मांगी गई है। जैसे मान लीजिए आपको जो ऑर्डर मिला वो बासमती राइस का मिला, ठीक है, लेट से 100 kg का मिला। आपने 100 kg अलग तो कर दिए बट किसी और क्वालिटी के राइस कर दिए, तो क्या ये एप्रोप्रिएशन एक्सेप्टेबल है? नो सर। ठीक है, क्योंकि गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इट मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू एप्रोप्रिएट द गुड्स टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने जो एप्रोप्रिएशन किया वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना चाहिए। इसका जैसे एक एग्जांपल देखिए, लेट से ए एक सेलर है, ठीक है, इसको कई लोगों से ऑर्डर मिले बी सी एंड डी। तो जब ये एप्रोप्रिएशन करेगा गुड्स का, तो इसकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए दैट वेदर ही इज एप्रोप्रिएटिंग फॉर मिस्टर बी और सी और डी। लेट से ये बी के लिए अलग कर रहा था और ये प्राइस मांगने चला जाए सी से, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? नो सर। नहीं ना। तो क्लियर होना चाहिए कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्रोप्रिएशन कर रहे हो, इंटेंशन होना चाहिए क्लियर। थर्ड पॉइंट, द एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, जब दोनों पार्टीज एग्री होंगी तभी आप शॉर्टिंग एंड वेइंग या मेजरमेंट करोगे। ठीक है, और दूसरी पार्टी से आपको असेंट मिलना चाहिए, कंसेंट मिलना चाहिए। दैट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दोनों तरीके से हो सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, द एप्रोप्रिएशन मस्ट बी अनकंडीशनल। जो आपने एप्रोप्रिएशन किया है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाओगे आप। ठीक है, इसमें ये केस देखते हैं। A contracted with B to sell him all the oil to be produced from the year's crop of a peppermint of A's farm. When the crop was ready, the oil was made. A filled the oil into bottles supplied by B. Filling the bottles of oil by A in the bottle supplied by B amounted to appropriation of oil. समझ पाए? जैसे मान लीजिए A ने कोई क्रॉप ग्रो किया, ठीक है, जो इसे सेल करना है B को, और B ने इसको कंटेनर दिया हुआ है। तो जैसे ही A गुड्स को कंटेनर में रखेगा, ये क्या हो गया, ट्रांसफर मान लिया जाएगा इसको। ठीक है,
समझ पाए पॉइंट? अब एक पैराग्राफ और है, इसमें समझिए क्या है। लेट्स से ए ने बी को कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, और ए ने ये बोला कि ये एक एजेंट भेजेगा सी, ठीक है। तो जैसे ही बी सी को गुड्स हैंडओवर करेगा, हम क्या मान लेंगे? टाइटल इज ट्रांसफर्ड। ये पॉइंट देखिए, इफ द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू अ कैरियर for the purpose of transmission to the buyer without the seller reserving the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods. तो हम क्या मान लेंगे कि सेलर ने गुड्स को एप्रोप्रिएट कर दिया, सेलर ने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया। समझ पाए सिचुएशन? Yes, sir. तो ये आपका पॉइंट भी कंप्लीट होता है। इसमें ये जो सब पॉइंट्स हैं, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, और ये नेक्स्ट वाला, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे, और इसके बाद जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमें एक ही टॉपिक करना है, दैट इज अ जनरल रूल, और यू कैन से ये एक डॉक्ट्रिन होता है, ठीक है। नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डजंट हैव, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम कल करेंगे कंटिन्यू। अब बताइए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर वो जो लास्ट वाला पैराग्राफ था